हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, हमने चैप्टर शुरू किया था कार्बन्स कंपाउंड, और लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने कोवेलेंट नेचर पढ़ लिया था, हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। इसके अलावा हमने वैलेंसी पढ़ा था, और क्या था आपका, और हमने कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड के बीच में डिफरेंस पढ़ा था, और थोड़ा सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा था। दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, राइट। सो अब आज क्या करेंगे हम लोग? आज हम करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, राइट। तो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स होते हैं व्हेन वन एलिमेंट एग्जिस्ट इन टू और मोर प्योर फॉर्म, राइट। तो एक एलिमेंट जब दो या दो से ज़्यादा स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और अगर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, मतलब जिस दो फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, उन दोनों फॉर्म की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होनी चाहिए, पर उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, तब वो एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। बात क्लियर हुई? ठीक है। तो एक एलिमेंट अगर दो से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और दोनों फॉर्म्स की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, दैट इज कॉल्ड द एलोट्रॉप, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में अपने को किसके एलोट्रॉप्स पढ़ने हैं, पर चलो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं एलोट्रॉप्स की, ठीक है। तो एलोट्रॉप क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स, ठीक है, द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस of one element, the phenomena of existence of one element into two or more form whose physical properties are different but chemical properties are same. तो हमने क्या बोला कि किसी एक एलिमेंट का दो से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करना ही क्या कहलाता है? एलोट्रॉप्स कहलाता है, ठीक है। जबकि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो, अलग हो, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। तो अगर अपन बात करें एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो देयर आर थ्री मेजर एलोट्रॉप्स। एक आपका डायमंड, वो आप जानते हैं, बड़ा फेमस है डायमंड। दूसरा ग्रेफाइट, और तीसरा आपका होता है फुलेरिन। फुलेरिन्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछते बोर्ड वाले, ठीक है। बाकी कॉम्पिटिटिव में पूछा जा सकता है, ठीक है, दैट इज़ नो डाउट, बट सीबीएसई नहीं पूछती। फुलेरिन में इंटरेस्टेड नहीं रहती, डायमंड और ग्रेफाइट तक इंटरेस्टेड रहती है, ठीक है। ये तीनों ही क्या है? कार्बन है। और कार्बन को अगर आप जलाएंगे, क्योंकि these all are purest form of carbon, right? Purest form of carbon, कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म है। तो तीनों को ही जलाएंगे तो आपके पास एक गैस निकलेगी CO2। क्यों? क्योंकि कार्बन को अगर आप ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बंद करेंगे तो क्या होगा? CO2 ही बनेगा ना। और दिस इज अ कलरलेस एंड ओडरलेस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड का कलर नहीं होता, स्मेल भी नहीं होती। हमारे एनवायरनमेंट में होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, कोई स्मेल आती है आप लोगों को? नहीं आती ना, तो नहीं होता स्मेल, ठीक है। अब चलिए, लेट्स कम टू डायमंड, और डायमंड के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लिया है। तो इस डायमंड में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अकरेंस की बात करते हैं। अकरेंस की जनरली पाया कहाँ जाता है? साउथ अफ्रीका, चलिए यहाँ लिखते हैं, साउथ अफ्रीका,
रशिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इन जगहों पे और भी जगह हैं, पर जो जानकारी मैं वो बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मेजरली डायमंड पाया जाता है, राइट। अगर बात करूँ, इन जगह पे पाया जाता है अंडर वेरी हाई प्रेशर, अंडर वेरी हाई प्रेशर, ऑलमोस्ट 50,000 to 60,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। मतलब समझ लो ज़मीन से नीचे होता है। कि क्या होता है, ये माइंस में पाई जाती हैं। माइंस में पाते हैं तो बहुत अंडर हाई प्रेशर, अंदर ज़मीन के अंदर पाया जाता है डायमंड। ठीक है, अच्छा, जनरली मेजर किया जाता है कैरेट में, मेजर्ड इन कैरेट। जैसे गोल्ड होता है ना, गोल्ड को भी मेजर करते हैं कैरेट में, इसको भी कैरेट में करते हैं। अच्छा, स्पेलिंग गलत हो सकती है, दैट इज़ नॉट द फैक्टर। मैं बोल रहा हूँ बार बार, स्पेलिंग में आ जाता है मिस्टेक, पर कैरेट में मेजर करते हैं। और जनरली क्या है, एक डायमंड था, कोहिनूर डायमंड, अब तक का सबसे प्योरेस्ट डायमंड था, और उसका जो कैरेट था दैट इज़ 108.93 कैरेट का था वो। ठीक है, इतना। एक सेकंड रुकना गाइस। वन कैरेट जो होता है, 1 कैरेट वो तकरीबन 200 मिलीग्राम होता है। अब बाकी इसके बारे में मत जानो, काफ़ी है यार, इतना नहीं आता एग्ज़ाम में, तो वैसे ही बता रहा था नॉलेज के लिए। तो अब आ जाइए स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर में कार्बन, ऑल दो अलग अलग बुक्स में अलग अलग स्ट्रक्चर बने होते हैं, पर मैं आपको उस हिसाब से बता रहा हूँ जो आपको समझ में आ जाए, आपके लेवल पे सूट भी करता हो, 10th के लेवल पे। +1 में कुछ और स्ट्रक्चर पढ़ोगे आप। ठीक है, ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है। मैं बस इस स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं बनाना चाहता, पर बस इतना बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हर कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है, हर कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में आप ये बात समझ लीजिए कि ईच कार्बन फॉर्म 4 सिंगल बॉन्ड, और ये जिस शेप में अरेंज होते हैं दैट इज़ अ टेट्राहेड्रल, पर वो जानने की ज़रूरत नहीं है।
और ये जो लेंथ होती है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होती है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, वो होती है 10 या 154 पिकोमीटर के आसपास। यानी 1 पिकोमीटर क्या होता है, 10⁻⁻12 मीटर होता है, राइट, 10⁻⁻12 मीटर। तो ये लेंथ होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। हर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूँ, चाहे ये हो चाहे ये हो। तो ये तो स्ट्रक्चर है। लेट्स कम टू द फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, नोट कर लो ज़रा। सो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आगे आ जाइए। Let's come to the physical properties. फिजिकल प्रॉपर्टी, किसकी डायमंड की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो चलिए लिख दीजिए यहीं पर, यहीं से स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है ना, वो 3D में होता है। तो लिख देना, द 3D स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड is very strong and makes it the hardest natural substance ever known। तो भाई जिसका 3D शेप होता है, उस 3D शेप के कारण क्या होता है कि 3D मतलब एक्सटेंडेड होता है 3 डायमेंशन में, मेरी तरफ आपकी तरफ, ठीक है। तो उस वजह से बड़ा स्ट्रॉन्ग सा स्ट्रक्चर बनता है एंड इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस एवर नोन, राइट, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। अब दूसरी बात, ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई, ठीक है, हार्डनेस की बात हो गई, आप ये समझिए, हार्डनेस की बात हो गई। दूसरी बात करते हैं हम लोग हाई डेंसिटी के, हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी, सो कार्बन एटम इन डायमंड is closely packed, जिसका डेंसिटी है 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हम क्या बोल रहे हैं, कार्बन एटम का जो डायमंड का डेंसिटी होता है बहुत हाई होता है, क्योंकि बहुत क्लोज स्ट्रक्चर है यार। जब ऑब्वियसली क्लोज होगा तो क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगा, कम वॉल्यूम में ज़्यादा मास है, तो उसका मतलब डेंसिटी हाई है। अच्छा, उसके बाद तीसरी बात करते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, द लार्ज अमाउंट, क्या होगा कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है। रीज़न क्या है, क्योंकि भाई 3D नेटवर्क है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और 3D नेटवर्क अगर स्ट्रांग है तो क्या होगा, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो इसीलिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक 3D network structure of diamond। जैसे कहने का मतलब क्या है कि
इसका अच्छा चलिए, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज़ अराउंड, क्योंकि शार्पली तो नहीं पता किसी को, पर 3930 से 4302 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, तो दैट इज़ सो हाई, राइट। सो इतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है डायमंड का। ओके, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, आइए इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। हम लोगों ने डायमंड का स्ट्रक्चर देखा था यार, तो डायमंड के स्ट्रक्चर में एक चीज़ तो दिख रही थी हमें साफ कि डायमंड का स्ट्रक्चर में जो कार्बन होता है दैट इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट कार्बन, राइट। सो अगर वो 4 डिफरेंट कार्बन से कनेक्टेड है तो उसके पास, क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में तो केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने 4 के 4 बॉन्ड बना लिए, तो देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड इफ देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन तो इसका मतलब क्या होगा, मोशन, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट ना। मतलब क्या होता है, चार्ज के फ्लो के कारण ही तो कंडक्टिविटी होती है। अब चार्ज ही बिजी है, इलेक्ट्रॉन ही फ्री नहीं है, तो जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो देयर विल बी नो कंडक्टिविटी, राइट। सो जस्ट राइट डाउन दैट diamond is electrically, नहीं, diamond do not conduct as all the 4 valence electron of diamond is busy in making covalent bond। समझ में आ रही है बात, उसके चारों के चारों इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिजी है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में, हेंस नो फ्री इलेक्ट्रॉन and hence do not conduct। पर एक चीज़ जान लीजिए, थर्मल कंडक्टिविटी तो नहीं है, नहीं सॉरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो नहीं है, पर थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है। तो बट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ डायमंड इज हाईएस्ट, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि मतलब ये हीट को अब्जॉर्ब कर सकता है विदाउट गेटिंग मेल्ट, राइट। तो ये बहुत सारा हीट को क्या कर सकता है, अपने अंदर सह सकता है, सहन शक्ति बहुत है इसके अंदर, हीट सहने की क्षमता बहुत है, तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत हाई है, जिस कारण इसका इस्तेमाल ना कटिंग एंड ड्रिलिंग पर्पज से किया जाता है। देयर आर लॉट ऑफ substance which is so hard, like that cannot be drilled or cutted by any element like iron. So where the iron cannot be used, the diamond tip tool can be used for cutting and drilling purpose for such hard substance which cannot be cutted by iron or steel or any equipment. So diamond tip tool is very important at that time, right? So और लिख दीजिए कि बट द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ डायमंड इज हाईएस्ट, एंड फॉर दैट रीजन इट इज यूज्ड फॉर कटिंग एंड ड्रिलिंग पर्पस। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी, राइट। तो चलिए आगे, ट्रांसपेरेंसी की बात कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी, देखो मैंने एक चीज़ बताई आपको, डेंसिटी बहुत हाई होती है, ठीक है। अब ट्रांसपेरेंसी देखो, आपको पता है डायमंड में ना
क्या होता है, डायमंड का ना हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तो फिजिक्स का टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पर फिर भी बता देता हूँ। क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी सब्सटेंस की क्षमता कि वो अपने अंदर से कितना लाइट आसानी से पास होने देता है। इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाई, द सब्सटेंस विल अलाउ द लाइट टू एंटर इजीली into it, right? And if the refractive index is low, then the substance will not allow the light to enter into them. So अब देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू तकरीबन 3 पॉइंट या पता नहीं, आई थिंक 2.5 होती है, राइट। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज़ 3.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ 3.5 विच इज़ क्वाइट हाई, काफ़ी हाई है, ठीक है यार। तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका। अब इस वजह से होता क्या है, जैसे डायमंड को अगर परफेक्टली कट किया जाए ना, ऐसे डायमंड ऐसा होता है, पता है, तो डायमंड में लाइट एंटर होती है, थोड़ा सा एंगल पे जाती है, फिर बाहर नहीं आती ऐसे ना, फिर वो अंदर आती है ऐसे। इस फिनोमिना को बोलते हैं कि जब लाइट बाहर ही ना आए, मतलब रेयर टू डेंसर, बट डेंसर टू डेंसर ही जा रही है, रेयर नहीं आ रही, फिर ये लाइट वापस अंदर ही रह जाती है, फिर वापस अंदर। तो ऐसा क्यों होता है दिस फिनोमिना कि जब लाइट डेंसर टू डेंसर जा रही है, ये होता भी क्यों है, बिकॉज डायमंड इज कट इन सच अ वे दैट the phenomena takes place which is called the total internal reflection. That is not the part of syllabus बच्चों, but मैं physics में थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है। पर total internal reflection is a part of physics optics and that you will study in detail in class +1, right? So +1 में भी नहीं, +2 में आता है, ठीक है। तो यहाँ से गया, और तो this phenomena is basically TIR, this is called टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, इस फिनोमिना के कारण क्या होता है, लाइट अंदर ही घूमती रहती है काफ़ी देर तक, फिर एक जगह से बाहर निकलती है, और क्या होता है वो उसमें ब्रिलियंस आ जाती है, डायमंड विल गेट ब्रिलियंट, ठीक है, वो ब्रिलियंस आ जाती है उसके अंदर, जिस कारण वो शाइनी दिखता है, आपको बहुत ज़्यादा चमकता है। तो दिस इज़ द रीज़न ऑफ ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। और वो इसलिए होता है कि डायमंड को कुछ कट ही इस तरीके से किया जाता है कि लाइट जो आए उसमें क्या हो कि जो एंगल, जिस एंगल से वो एंटर करता है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, और क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे अगर कोई लाइट एंटर करती है तो इट विल गेट द फिनोमिना विल बी अपीयर विच इज़ कॉल्ड TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो वही दिख रहा है आपको। अब यूजेस पे आते हैं, 2 मिनट रुकिए। यूजेस, uses of diamond, because of hardness, because of hardness it is used for cutting and drilling purpose, cutting and drilling purpose, ठीक है। हार्डनेस के कारण इसका इस्तेमाल कटिंग या ड्रिलिंग पर्पस के लिए किया जाता है। उसके अलावा मेटल से जब वायर बनाई जाती है ना, मेटल को पिघलाकर उससे वायर, तो एक ना सांचा होता है जिसको डाई बोलते हैं। डाई मतलब एक सांचा होता है जिसमें से कोई लिक्विड फॉर्म में बाहर गुजारता है और फिर ठंडा होकर निकलता है। तो बेसिकली क्या है, ये मेटल से मेटल वायर बनाने में जो डाइज इस्तेमाल होती हैं उसको आप उसमें आप डायमंड की लेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, डायमंड इज यूज्ड इन मेकिंग डाइज, ठीक है। डाइज समझाऊंगा क्या होता है, फॉर ड्राइंग द वायर फ्रॉम मेटल। अच्छा, होता क्या, देखो मेरी बात समझो, ये एक
आयरन पीस है, आयरन पीस में ना ये एक होल है ऐसे, यहाँ से यहाँ, ठीक है, इसमें होल किया है ऐसे, ठीक है। अब इस होल से होगा क्या, इस होल में अंदर से डायमंड की कोटिंग कर दी जाएगी। ये वाला कोट डायमंड का है। यहाँ से ना मतलब मेटल को ना पिघला के, मोल्टन मेटल होता है, उसको गुजारते हैं, यहाँ से निकलता है और यहाँ पे कंडेंसर लगा होता है, तो यहाँ पे ना वो कोल्ड होके निकलता है। तो क्या होगा, यहाँ से मोल्टन मेटल जैसे ही भेजोगे वो वायर की फॉर्म में बाहर निकलेंगे, ऐसे ऐसे करके वायर की फॉर्म में निकलते हैं, और वहाँ ठंडा हो जाता है तो कोल्ड मेटल वायर, यहाँ से वायर निकलती है इस शेप में, कुछ ऐसी सी बात होती है, ठीक है। अच्छा, एक बात और कि व्हेन डायमंड इज कट, एक सेकंड रुकना बच्चों, हाँ, तो देखिए व्हेन डायमंड इज कट एंड पॉलिश्ड, इट गिव्स ब्रिलियंस, बहुत अच्छा ब्रिलियंस देते हैं, चमकते हैं, एंड दैट्स वाई यूज्ड फॉर ज्वेलरी पर्पस, फॉर मेकिंग ज्वेलरी, राइट, फॉर मेकिंग ज्वेलरी, तो इसलिए ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल होता है, फॉर मेकिंग ज्वेलरी। डायमंड को जब कट किया जाता है और पॉलिश्ड किया जाता है, ये ब्रिलियंस देता है, ठीक है, और ये जो ब्रिलियंस है वो ज्वेलरी बनाने में, मतलब इस ब्रिलियंस के कारण ही ज्वेलरी बनाने में इसका इस्तेमाल किया होता है, बहुत शाइन करते हैं ना इसलिए। अच्छा, तो लड़कियों को शाइनी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, और तो वो अलग बात है, पर वही मैं बता रहा हूँ आपको कि ज्वेलरी बनाने में क्यों, क्योंकि गोल्ड जो है वो भी बहुत शाइन करता है, ठीक है, तो उसमें एक क्या बोलूँ मैं, हाँ, उसमें भी शाइनी प्रॉपर्टी होती है डायमंड की तरह ही, तो डायमंड में बहुत ज़्यादा होती है, तो दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड इन अ ज्वेलरी, बट वेरी इन स्मॉल अमाउंट, बहुत कॉस्टली होता है भाई ये, ठीक है। अच्छा, एक तो बात बोल